नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। कश्मीर में जानते हैं क्या हुआ। भारत के खूबसूरत इलाके, दुनिया के ये कहा जाए स्वर्ग वाले स्थल पर टारगेट किलिंग की गई है। टारगेट किलिंग रिटर्न्स। घाटी में लौटती शांति, खिलखिलाता विकास, मजबूत होता भरोसा। यहां पर ये सारी चीजें कुछ लोगों को रास नहीं आती। आतंकियों को कश्मीर का यह बदलता रंग एक बार फिर से चुभने लगा है। 1990 के दशक से शुरू हुई टारगेट किलिंग की काली साजिश निर्दोष निहत्थे प्रवासी मजदूरों का खून बहाने तक गिर चुकी है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में पाकिस्तानी सरपरस्ती में पड़ रहे लश्कर के पाले हुए आतंकियों ने अपनी कायराना हरकत को अंजाम दिया। आतंकियों ने पहले नाम और पहचान पूछी और फिर सीधा सीधा गोलियों से एक तरह से उन्हें छलनी कर दिया। टारगेट किलिंग से किस तरह से एक बार फिर से घाटी दहलती हुई नजर आती है, आपको बताते हैं। कुलगाम में आतंकी हमला हुआ, 2 मजदूरों की मौत हुई, सर्च ऑपरेशन जारी है। इस हमले में छत्तीसगढ़ के एक गरीब मजदूर की जान चली गई। एक जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। कश्मीर में टारगेट किलिंग कोई नई रणनीति नहीं है। 1990 के दशक में आतंकियों ने घाटी से कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाना शुरू किया है। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग एक बड़ी साजिश नजर आती है। दरअसल 22 अप्रैल 2025 याद कीजिए, जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था तो वेस्टर्न घाटी में धर्म पूछकर पर्यटकों पर हमला किया गया। 25 पर्यटक के समेत 26 लोगों की मौत हो गई। 20 अक्टूबर 2024 को भी गांदरबल में हमला हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के कैंप पर आतंकी हमला होता है। स्थानीय डॉक्टर समेत 6 लोगों की मौत होती है। 2 नवंबर 2024 को बड़गाम में हमला होता है, जहां पर 2 बाहरी मजदूरों को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी जाती है। 18 अक्टूबर 2024 शोपियां, बिहार के मक्का विक्रेता अशोक चौहान की हत्या कर दी गई। 8 अगस्त 2024 को चोटीपोरा में शोपियां में बाहरी श्रमिक को आतंकियों ने गोली मार दी। शोपियां में 18 मई को ही ऐसी ही घटना सामने आई थी। यहां पर एक बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई और ये फहरिस्त लगातार लंबी होती नजर आती है। अनंतहीन ये फहरिस्त नजर आती है। और इस नापाक हमले की जिम्मेदारी जानते हैं आखिर किसने ली है? लश्कर का मुखौटा संगठन। लेकिन इस बार आतंकियों का बच पाना नामुमकिन है। घटना के तुरंत बाद पूरे इलाके की कहा जाए चौकसी बढ़ती गई। सेना, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने घेरा। चप्पे चप्पे पर सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकियों की तलाश में ड्रोन से लेकर स्नीफर डॉग्स की मदद ली जा रही है। लेकिन पिछले कुछ वक्त से धारा 370 जब से हटी घाटी में, उसके बाद से डेवलपमेंट लगातार शुरू हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर वर्क शुरू हुआ। आईआईटी, एम्स, रेल का बड़ा जंजाल, रेल नेटवर्क का जम्मू कश्मीर को कनेक्ट कर रहा है। क्यों? ताकि यहां पे दूर दराज से लोगों की कनेक्टिविटी बढ़ सके। टेररिज्म को बढ़ावा देना, जो एक समय पे आतंकवाद के तौर पर पाकिस्तान की साजिशें थी, अब उस जगह पर टूरिज्म बड़े स्तर पर आए। लेकिन ये बात कुछ लोगों को रास नहीं आ रही। यही वजह है बाहर से जो लोग प्रवासी मजदूर वहां पर पहुंचते हैं, अब उन्हें चुन चुन कर मारा जा रहा है। सवाल, क्या पहचान पूछकर गोली मारने वाले दहशतगर्द कश्मीरी आवाम के हमदर्द हो सकते हैं, या फिर इससे भारत की तरक्की पर रोक लगाने की एक बड़ी साजिश है? सुरक्षा बलों ने साफ कर दिया कि खून के हर एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा। बड़े सवाल जो बार बार है, क्या कश्मीर के अमन विकास से बौखलाए आतंकियों ने फिर टारगेट किलिंग का रास्ता चुना? क्या पीओके में कत्लेआम छिपाने की साजिश में पाकिस्तान जुट गया? क्या कश्मीर का माहौल बिगाड़ने की पाकिस्तान की नई साजिश है? करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ कनेक्ट हो रहा है। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल संजीत सिरोही मेरे साथ कनेक्टेड हैं। भू राजनीतिक विशेषज्ञ दामोदर सिंह कनेक्टेड हैं। कश्मीर से एक्टिविस्ट तस्नीमा अख्तर मेरे साथ में कनेक्ट हो रही हैं। पाकिस्तान से पत्रकार डॉक्टर सज्जाद बुखारी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। जम्मू से मेरे सहयोगी विकास अब्रोल भी कनेक्ट होंगे। जल्दी से सभी को स्क्रीन पर लेकर आइएगा। आप सभी का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले विकास, मैं आपका रुख करना चाह रही हूँ। मुझे जरा बताइए कि कैसे एक बार फिर से टारगेट किलिंग घाटी में देखने को मिलती है, आखिर हुआ क्या है? देखिए, लगातार जो खबरें सूत्रों के हवाले से सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक ये घटना कल देर शाम की है। हालांकि आपको बता दूं, काफ़ी समय से
जम्मू कश्मीर में 2019 के बाद शांति रही है और लोगों का यहाँ पर रुझान बढ़ा है जम्मू कश्मीर की तरफ। काफ़ी ज़्यादा टूरिज्म आया है, जो कहीं ना कहीं आतंकवादियों को या जो पाकिस्तान में बैठे इनके आका है उनको नहीं पच रहा था और वो चाहते थे कि जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाई जाए। उसको लेकर जिस तरह से पहले पहलगाम अटैक किया गया बैसरन में और अब ये टारगेट किलिंग की गई है। इससे पहले अनंतनाग में भी एक पुलिस वाले को पॉइंट ब्लैंक रेंज से मारा गया था। खबर ये आ रही कि इसके पीछे मोहम्मद लतीफ़ नाम का TRF का एक आतंकवादी है वो बताया जा रहा है और ये अभी खबर सूत्रों से के हवाले से आ रही है। और ये सारा इसके पीछे जो किया धरा है वो पाकिस्तान में बैठे इनके आका साजिद जट का नाम सामने आ रहा है। वो इसके पीछे कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है और लगातार पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं जम्मू कश्मीर में अमन भाईचारे का जो सिलसिला चल रहा है उसमें दखल देना, वो उनकी कोशिश जारी है और उसमें कोशिश लगातार करता आएगा और करता इस समय इसलिए रहेगा नैना क्योंकि इस समय POK के हालात देखिए बहुत ख़राब चल रहे हैं और वहाँ से वो ध्यान हटाना चाहता है कि पाकिस्तान की जो कारगुजारी है, पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की पुलिस जिस तरह से वहाँ पर मार खा रही है, निहत्थे लोगों पर गोलाबारी कर रही है, वहाँ से ध्यान हटाकर वो अंतर्राष्ट्रीय मंच का जम्मू कश्मीर में लाना चाहते हैं और इसीलिए इसी तरह की हरकतें की जा रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं बहुत जल्द इस आतंकवादी मोहम्मद लतीफ़ नाम के आतंकवादी को पकड़ लिया जाएगा और इसको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। वही इसका हश्र किया जाएगा जो बाकी आतंकवादियों का था। बताया यही तो बड़ी वजह है विकास कि अब जिस रूप में पहले भी ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली थी लेकिन अब काफी हद तक ये कोशिश की जा रही थी कि इन हालातों को दुरुस्त किया जाए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है या फिर जब ऐसी तमाम बड़ी घटनाएं नजर आई। लेकिन जल्दी से संजीत सिरोही जी मैं आपसे जानना चाह रही हूं आखिर ये टारगेट किलिंग वाली जो कहानी है वो अध्याय एक बार फिर से क्यों वो वाले पन्ने पलटते हुए नजर आते हैं। अब कई रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि पाकिस्तान में POK में जो हालात हैं उससे रुख बदलने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए ये एक तरह से इस तरह की वारदातें हैं। नैना जी जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपने चैनल पे मुझे आमंत्रित किया और खास मुद्दे पे बात करने के लिए। देखिए नैना जी, ये जो टारगेट किलिंग है, ये जैसा आपने बताया था शुरू में कि जब से ये 2019 में जो आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया था तब से जो है ये नैरेटिव था और ये था कि वहां पे हालात ऐसे थे कि वहां पे शांति हो रही थी और इंटेलिजेंस गैदर करके जो काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशंस जो चलाए गए सिक्योरिटी फोर्सेस से, उससे जो है मिलिटेंट जो थे, जो ग्रुप थे मिलिटेंट्स की, उनकी कमर तोड़ दी गई। तो उसकी वजह से ये जो है काफी दिनों तक जो है जो सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन जैसे पहले ये CRPF की पोस्ट पे हमला कर देते थे, कोर हेडक्वार्टर्स के ऊपर हमला करते थे, वो इनकी बंद हो गई। तो अब इनके पास इन्होंने एक नई टैक्टिक्स इवॉल्व करी है और वो टैक्टिक्स ये है कि एक आदमी या दो आदमी जाते हैं और किसी को देख के उसके ऊपर जो है फायरिंग करके फिर गायब हो जाते हैं। बिकॉज इसका मतलब ये है लो कॉस्ट एंड हाई इम्पैक्ट, खर्चा इतना नहीं है, प्लानिंग नहीं करनी पड़ती, स्मॉल आर्म्स की जरूरत पड़ती है, सिर्फ एक या दो टेररिस्ट को तैयार करना पड़ता है और वो जाता है कहीं पे भी जो है निहत्था आदमी हो या पैसे अनंतनाग में जैसे पुलिस वाला था उसको जो कि जिसको कोई पता नहीं था कि ऐसे हमला होगा, उसके ऊपर हमला करो और वहां से निकल लो। क्योंकि अकेले आदमी को निकलना बहुत आसान होता है, सिक्योरिटी फोर्सेस को भी मुश्किल होता है आइडेंटिफाई करना। तो ये क्योंकि इनकी कमर टूट चुकी है जो ऑर्गेनाइज ग्रुप थे, अब ये इक्के दुक्के जो है टारगेट हमला करके अपनी रेलेवेंस को दिखाना चाहते हैं और ये दुनिया को दिखाना इंडिकेट करना चाहते हैं कि ये जो भारत बोल रहा है कि कश्मीर में शांति स्थापित हो गई, ये झूठ है, शांति स्थापित नहीं है। वहां पे अभी भी टेररिस्ट हैं और लोगों के मन में जो डर बिठा रखा है। और ये जो लेबर किलिंग है, जो बाहर से आए हुए लोग हैं उनको मारने का सिर्फ यही तरीका है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी कश्मीर में 2019 के बाद आर्टिकल 370 हटने के बाद जो इकोनॉमिक एक्टिविटी वहां पे बढ़ी है उसको किसी तरीके से रोका जाए। और ये जो बाहर के लोग आ रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश से लेबर जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ से जा रहे हैं, झारखंड से, बिहार से, वो जो डेमोग्राफी चेंज ना हो जाए, तो इसलिए पूरी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन क्या सिर्फ डेमोग्राफी चेंज होने का ही एक बड़ा डर है? ये बड़ी बात हो जाती है। तस्लीमा का मैं रुख करना चाह रही हूँ। तस्लीमा, एक बार फिर से वही तस्वीर को पेश करने की कोशिश की जा रही है जो 1990 के दशक में देखने को मिली। 2019 के बाद से कहा जा रहा था कि जम्मू कश्मीर की बड़ी तस्वीर, तकदीर सब बदल गई। वहां पर बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, रेलवे आ रहा है, वहां पर टूरिज्म बढ़ रहा है, एम्स आ रहा है, IIT की बड़ी इबारत यहां पर लिखी जा रही है। लेकिन इसके साथ ही जब अगर ऐसे प्रवासी जो मजदूरी करने पहुंचते हैं, आखिर उनसे इन आतंकियों को क्या तकलीफ है?
आदाब, अस्सलाम वालेकुम, Jai Hind everyone. Naina ji, when innocent people suffer in POJK, humanity has no borders. और मैं ये कहना चाहूँगी, I stand for human rights today because tomorrow may be too late. यहाँ पर बौखलाहट आ चुकी है पाकिस्तान के आतंकियों को, आतंकी संगठन को, कि जब इन्होंने इस इंडियन कश्मीर में अमन अमान से लोग देखा, चैन से जी रहे, उनको ये डाइजेशन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो पीओजेके के लोगों को साबित करना चाहते हैं ये हमारे लाडले है। कौन से लाडले? वहां की आर्मी जो जनरल है वो बयानबाजी करते हैं हमारे लाडले है। तो लाडलों को खून से लहूलान किया जाता है क्या? अभी आप रिसेंटली देखो, देवसर कुलगाम में इन्होंने नॉन लोकल लेबर की किलिंग्स की है। ये हमें डराना चाहते हैं ना। मैं रिसेंटली जस्ट पीओके के बॉर्डर से विजिट करके आ रही हूँ, अभी मैं ऑन द वे हूँ। मैंने 10 अगस्त को कॉल दी है, इंटायर जम्मू एंड कश्मीर यूनाइट होके पीओजेके के लिए प्रोटेस्ट निकालेगा, आज पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर तक जाएगा और इनको खदेड़ने के लिए और अपने उस मकबूजा कश्मीर को आजाद करने के लिए, जो अभी तक गुलामिस्तान जिसको पाकिस्तान ने बना रखा है, जो पाकिस्तान उनको अभी तक जुल्मो सितम कर रहा है और उन पर जुल्म की इंतहा कर रहा है, उसको हम खदेड़ने को 10 अगस्त को जाएंगे। 10 अगस्त को पूरी जम्मू कश्मीर के लिए कॉल आपकी चैनल के माध्यम से भी मैं दे रही हूँ, और उन पाकिस्तानी पंजाबी रेंजर्स को हम औकात दिखा देंगे कि ह्यूमैनिटी वर्ल्ड में मजबूत है या आपकी गोली, क्या ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन मजबूत है या आपकी गोली, या आपका जेनोसाइड या आपका वायलेशन। सज्जाद, आपकी इस बात पे मुस्कुरा रहे हैं, अभी मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं, मैं इस बात को समझ नहीं पा रही हूँ। सज्जाद, किसी का खून बहता है, गोलियां चल रही हैं, एक तरफ गोलियां चल रही हैं पाकिस्तान की सेना की तरफ से, एक तरफ गोलियां चल रही हैं पाकिस्तान प्रायोजित आतंकियों की तरफ से, जान जा रही है मासूम लोगों की। इस मुस्कुराहट की वजह क्या है? नैना, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, औरता हयात पाकिस्तान पाइंदाबाद। मैंने बल्कि आपने बहुत अच्छा किया कि आपने सबसे जो है 1 बाय 1 बहुत देर कर दी, मेहरबान आते आते। खैर, पैरेलल और एक ही बार जो है थुकाई भी होगी और हकायक पर भी बात होगी, तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हो गई है शायद आपको, बार बार आपको ये शब्द बड़े रास आते हैं, बताइए। वो नैना जी, आपके जो देखने वाले हैं ना, उनको ये एहसास ना हो कि आपने अपने पैनलिस्ट को जो है वो हाथ बांध के सुना है और मुझे आप बार बार इंटरप्ट करेंगी। तो अगर मुझे इंटरप्ट करेंगी, मैं आपको भी हाथ बांध के सुन लेती हूँ, मैं आपको भी हाथ बांध के सुन लेती हूँ, अगर आप ऐसी कोई कायदे की बात कहेंगे तो बताइए। नहीं, मैं कविता नहीं सुना रहा, मैं हकायक सुना रहा हूँ। हाथ ना बांधे भले, आप उनकी बारी में बांध ले, मेरी बारी में ना बांधे, मैं हकायक पे बात करूंगा। ये भी अब आप बताएंगे मुझे कि मेरा बॉडी जेस्चर कैसा होना चाहिए, हाथ बांध के खड़ी रहूं, बाल खोल के खड़ी रहूं, हाथ कैसे खोल कर? प्लीज अपनी बात जरा कायदे की बात कीजिए ना प्लीज। लोगों की जान जाने की बात है, आतंकवाद जैसे गंभीर मसले की बात है, उस पीओके की जिसे कब्रिस्तान बना दिया है आपकी सेना ने, आप उनकी चीजों को छुपाने के लिए पाकिस्तान के भेजे हुए टट्टुओं के माध्यम से हिंदुस्तान की आबो हवा एक बार फिर से बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। नैना, अगर आपका सवाल मुकम्मल हो गया तो मैं अपना जवाब दे दूं आपको। सुन रही हूं मैं जी। शायर कहता है कि जो जलाता है किसी को खुद भी जलता है जरूर, शमा भी जल जाती है परवाना जल जाने के बाद। इंग्लिश में कहते हैं एज यू सो सो शैल यू रीप। मुझे बहुत दुख है, मुझे बहुत अफसोस है, कहीं पर भी इंसानियत का कत्ल होता है, कोई बेगुनाह मारा जाता है, मैं उसकी शदीद अल्फाज में पाकिस्तान की जानिब से मजम्मत करता हूँ। आप यहाँ पाकिस्तान में जब मजदूरों को कत्ल किया जाता था तो उनके ठेकेदारों को, बीएलए को और उनके रहनुमाओं को आप अपने चैनल पर बुलाकर बड़ी खुशी और मुसरत का इजहार करते थे। तो जब आप बत्तीसी निकालते थे तो मैं आपको मना करता था कि ऐसा ना हो कि वहां पर भी आग जल जाए। और ये प्रेसिडेंट जो अपसेट करना चाह रही, किसको बैठाया? और बीएलए के आतंकी संगठन है, ये मस्ती शस्ती, सुनिए, आतंकी संगठन है कोई? अब मेरी बात पूरी होने देने, फिर उसके बाद अपना भाषण दे दीजिए। आप अगर बीच में गलत तर्क रखेंगे तो मुझे काउंटर करना पड़ेगा ना। बीएलए आतंकी संगठन है क्या, या हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी संगठन है? ये शील्ड करना चाहते हैं पाकिस्तान की उस टेरर ऑर्गेनाइजेशन को, ये शील्ड करना चाहता है इनको, लश्करी तैयबा को, इनकी घिनौनी हरकतों को शर्म आनी चाहिए। आपको शर्म आनी चाहिए, आपकी पाकिस्तान की फौज को शर्म आनी चाहिए, आपकी उस टेररिस्तान को जो यहाँ पर कत्लो गारत करता है। मुझे कुछ कहना पड़ जाएगा, डूब भी मरते नहीं हो। आप जो है उस राष्ट्रीय राइफल की दलाल हैं
जिन्होंने मकबूजा कश्मीर में खवातीन की इस्मत दिरी की, आप उसकी दलाल लगती है मुझे। सज्जाद बुखारी देखिए, दलाली कौन करता है ये तो पूरी दुनिया जानती है। मैं आपसे जब सवाल पूछती हूँ तो आप इधर उधर की बातें करके टाइम किल करते हैं। अगर आप इतनी दलाली की बात करते हैं तो सुनिएगा जरूर। दलाली करने में एक तरह से बड़ा तमगा सर्टिफिकेशन हासिल है पाकिस्तान को, आपकी सेना, आपकी सरकार को। और दूसरी बात, रही बात, अगर आप ऐसी बात कहते हैं ना कि अगर कोई आपकी पाकिस्तान की सेना के खिलाफ आवाज बुलंद करे तो वो आपको आतंकवादी नजर आता है, और जो कोई अगर डेवलपमेंट, विकास का साथ दे तो आप उसे दलाल कहने लग जाते हैं। आपकी परिभाषा ही समझ में नहीं आती मुझे। ये जय श्री राम वाली मूत्रखोर का क्या काम बनता है हमारे आजाद कश्मीर पर बात करने की? जय श्री राम से क्या शट अप, आई एम फ्रॉम इंडियन जम्मू एंड कश्मीर, पीओजेके भी हमारा है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? क्या बकवास कर रहे हैं? आज मैं देख के आई हूँ 10th अगस्त आपसे निपटने के लिए तैयार हूँ, अपनी आवाम को लेके। गलतफहमी है आपकी, ये गलतफहमी है आपकी। आपका बाप भी नहीं आ सकता, पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर आप लोग उस पर। तो आप जब यहाँ जाएंगी तो सुल्तान जो है वो तैयार बैठे, जाना आइएगा, यहाँ हालात खराब है, जाना आइएगा। जिब्रन का ऑफिस बैठे, हम लेके रहेंगे आप पीओजे के। देख लेना, पीओजे के समेत गिलगित बल्तिस्तान भी इंशाल्लाह हम आजाद करके रहेंगे। 10th अगस्त हमारा प्रोटेस्ट आ रहा है, हम अपनी लोगों की हिमायत करने के लिए, उन लोगों की जिनको आप लोगों ने खून से लहू लहान कर दिया है, जिनको कत्ल गारत की है, वहां पर शर्म भी नहीं। भाषण कहीं और देना, भाषण कहीं और देना। दलाल औरत है यार, ये दलाल औरत है, कश्मीरियों की दलाली करती रही है। कश्मीर में जब अस्मत दरी होती थी ये मॉनिटरिंग कर रही होती थी। सज्जाद बुखारी, पहली बात तो ये कि आप कह रहे थे एक तरफ कि आपके सामने खातून है, मैं तमीज से पेश आऊंगा, XYZ ब्ला ब्ला ब्ला। आपने जिन जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, आपकी खुद की आवाम सोच रही होगी कि आखिर आप क्या कहना चाह रहे हैं। मैं तो अभी भी नहीं समझ पाई। और आप जिन पिताजी को याद करने की बात कहें, भूलिएगा मत, आपके भी पिताजी हिंदुस्तानी हैं, आपके भी पिताजी जो है वो आप भी पाकिस्तान हिंदुस्तान से ही बना है, तो इसलिए आप किसको इनवाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, मैं जल्दी से आप अपने टाइम को इधर उधर की बातें करके बहुत किल कर देते हैं। दामोदर जी, मुझे जरा आप समझाने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर जो सज्जाद है ये आखिर किस तरह की पीड़ा है इनकी। यहाँ BLA को या आतंकी संगठन कह देते हैं, लश्कर-ए-तैयबा, जैश ए मोहम्मद, ऐसे तमाम बड़े आतंकी संगठन जो डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन हैं, बाकायदा ऐसे तमाम ऑर्गेनाइजेशन ने उनको आतंकी संगठन घोषित करके रखा है, वो इनको बड़े प्यारे नजर आते हैं, अलगाववादी नेता भी। नैना, थैंक यू सो मच। बहुत देर से मैं सज्जाद सर को सुन रहा था। सज्जाद सर, अस्सलाम वालेकुम। बढ़िया सब। अभी तक आपने बहुत अच्छे से डिबेट में पार्टिसिपेट किया और कितने अच्छे, मतलब क्या बोलूं मैं आपको। सज्जाद सर, एक बात बताना चाहता हूं आपको, इनका थोड़ा म्यूट कर दीजिए, इनको बोलने की बीमारी, सुनना नहीं चाहते ये। आपके पिताजी के पिताजी या पिताजी हो सकता है, उनकी जो आइडेंटिटी थी वो भारत था, ध्यान रखिएगा। तो ये बाप वाप वाली बातें चैनल मत करिए, पूरी दुनिया को पता है कि आपका बाप, आपके मुल्क का बाप कौन था, ठीक है। अब आते बात पे फैक्ट सुनो। ये जो नैना ने भी कहा ना कि जम्मू एंड कश्मीर में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी और पीओजेके में पाकिस्तान की आर्मी, ये दोनों जगह एक ही देश के आतंकवादी हैं और एक ही मुल्क के आतंकवादी हैं। वो वहां पे पाकिस्तान आर्मी की वर्दी पहन के कत्लेआम मचा रहे हैं और जम्मू एंड कश्मीर में आतंकवादियों की वर्दी में फैरन पहन के आते हैं। होते एक ही जगह ट्रेंड है, लश्कर-ए-तोयबा के जितने भी ट्रेनिंग कैंप सब में पाकिस्तान की आर्मी ट्रेनिंग देती। मकबूजा में कौन आते हैं? अरे इंटरनेशनली आपके 2010 में टाइम स्क्वायर में अटैक करने वाला जो बंदा था फैजल शहजाद, उसको जानते हो कौन था? वो पाकिस्तानी था, पूरी दुनिया में पकड़ा गया। यार क्या बातें करते हो आप? इम्तियाज आलम को जानते हो? इम्तियाज आलम को जानते हो? हमजा को जानते हो? पूरी दुनिया में कहीं हमला होता है और पाकिस्तान का नाम ना है, बेकार। और दलाली की जो बात करते हैं, शहबाज शरीफ से बड़ा दलाल कौन होगा दुनिया में? जो एक ट्रीटी कराने गया, बेचारी फेल हो गई, उससे बड़ा दलाल किसी ने देखा है अभी तक? ईरान और अमेरिका के बीच में दलाली करते हुए तुम लोगों को शर्म नहीं आई? वो ट्रीटी भी तुम्हारी फेल हो गई। किसकी दलाली करते हो आप? और रही बात इंडिया की, जो अभी तक ये तकरीरें पढ़ रहे थे, तो मौलाना बन के मत आया करो। टीवी डिबेट पे जब बात किया करो तो फैक्ट की बात किया करो। तकरीर में इतना टाइम बर्बाद कर देते हो, हम लोगों को वेट करना पड़ता है। पहले तो शर्त तौबा करो ऐसी तकरीरों से जो कि आप लेके आते हो। सुनो, पहले भारत में तुमने एक बार पहलगाम किया, ऑपरेशन सिंदूर को तुम्हारी पीढ़ियां नहीं भूलेंगी। वो जो तुमने लगा रखे ना हमारे प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस की फोटो चौराहों पे, और लग जाएंगी। अभी कोई बात नहीं, ये हमले भारत की सेना और भारत के सिक्योरिटी फोर्सेज एक एक पॉइंट, एक एक बूंद का बदला लेंगे, ध्यान रखना। अब तुम लोगों ने हमला क्यों किया, नैना ने भी जो बताया उसके साथ 2 पॉइंट और जोड़ देता हूँ।
अभी ये जो आप लोगों को ये डाइजेस्ट नहीं हुई इस बार, अमरनाथ की जो यात्रा थी बिना किसी आतंकवादी हमले के हो गई। तुम लोगों की सारी प्लानिंग, फेशियल रिकॉग्निशन टेक्निक में 4 टेररिस्ट सपोर्टर OGW पकड़े गए। नैना, ये उसी दिन तय था कि कुछ ना कुछ तैयारियां चल रही हैं। हालांकि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की दाद देनी चाहिए कि यात्रा पूरी खत्म होने तक इन लोगों की कोई भी साजिश सफल नहीं हो पाई। तो आपको टारगेट कौन मिले? बेचारे ईंट भट्टे में काम करने वाले मजदूर, आपने उनके ऊपर हमला किया, क्योंकि आपको पता था कि इस बार अमरनाथ यात्रा में आपकी दाल गलने वाली नहीं है। आपकी साजिश को ऑलरेडी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने और आर्म फोर्सेस ने बेनकाब कर दिया था। अब आपको मौका नहीं मिला पीओजेके के ऊपर आप अपने निहत्थे लोगों की लाशें बहा रहे हैं, दुनिया भर का खून बहा रहे हैं। तो आपने सोचा चलो थोड़ा बहुत जम्मू एंड कश्मीर में करते हैं, कोई बात नहीं। आपको सफलता मिली सिर्फ 2 आदमियों को। इसका देखते जाइएगा अभी इसके कितने कितने आपको कितनी बड़ी कीमत चुकानी है। और आने वाले समय में पाकिस्तान को दरियाए सिंध की बातें करते भूल जाइएगा। अभी एक बात और याद रखिएगा, कर सकते हैं जो खाड़ सकते हो डाल दीजिएगा कहीं से कहीं तक कि भारत की सेना और भारत की आर्म फोर्सेस आपको बख्शने वाली है। सच्चा, आप मुझे समझ में नहीं आता ये कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस लाते कहां से। और मैं आपको अगली बार से आपका डेजिग्नेशन पाकिस्तान से पत्रकार नहीं, फेस रीडर या एस्ट्रोलॉजर ही रखने वाली हूं, क्योंकि आप अगर चेहरा देखकर बता देते हैं कि कौन कौन सा आतंकी है, कौन कौन सी दलाली करता है, कौन किस पेशे से आता है, अगली बार से मैं आपका फेस रीडर ही एक तरह से यहाँ पर डेजिग्नेशन रखने वाली हूँ। क्योंकि वही, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि आप लगातार इंटरप्ट कर रहे थे, दामोदर जी ने अपनी बात कह दी, आप लगातार उसमें चिंगारी लगाकर तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। और आप कह रहे हैं खासतौर से अगर भाई धमकी मत देना। अच्छा मुझे बताइए संजीत सिरोही जी, हिंदुस्तान को कभी धमकी देने की जरूरत पड़ी है क्या? हिंदुस्तान ने हमेशा हर बार इनको मौके दिए। 1990 से लेकर इवन 47 से लेकर 2026 तक, 2025 तक मैं कह रही हूं, लगातार मौके पे मौके ही तो दिए हैं। इन्होंने कभी कोई हमला किया, कभी टारगेट किलिंग की। अब मौके नहीं देते तो इनको बड़ी तकलीफ हो जाती है। नैना जी, इनका जो माइंडसेट है, पाकिस्तान का माइंडसेट का कोई टेररिज्म से कोई मतलब नहीं है। इनका माइंडसेट सिर्फ एक है कि किसी ना किसी तरीके से भारत जिस तरीके से तरक्की कर रहा है, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो, चाहे वो पूरी दुनिया में हो, वो इनको बर्दाश्त नहीं। क्योंकि इनका सिर्फ माइंडसेट ये है, इनका जो है शुरू से इनके दिमाग में ये डाला गया एंटी इंडिया, हेट इंडिया। इनका कैंपेन चलता है इनके देश में, और कोई भी चीज इनके देश में होती है उसका जिम्मेवार भारत होता है। संजीव सर, एक बात ये कि जो 47 में जिन्होंने ये आधारशिला रखी, जो नफरत का बीज बोया, वो तो मर के चले गए। अब तो ये कई आगे की पीढ़ियां हैं, आखिर ये उस लीगेसी को क्यों बढ़ाना चाहते हैं? क्या उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि इस नफरत के बीज के साथ में खुद का घर जला रहे हैं या और कुछ नहीं? नहीं, इनको ये समझ में नहीं आ रहा नैना जी। देखिए, इनका जो सबसे बड़ी समस्या है कि इनकी जो आर्मी है उसकी जो एग्जिस्टेंस है, उसका जो अस्तित्व है, वो एंटी इंडिया, हेट इंडिया कैंपेन के ऊपर उनकी वहां पे चलती है। तभी वहां पे इनका कोई भी जनरल जो है वहां पे प्रेसिडेंट बन जाता है, चीफ मार्शल बन जाता है, कोई भी कुछ बन जाता है। पाकिस्तान के खिलाफ फॉल्स फ्लैग आपकी रियासत है, आपका जो है रोजी रोटी पाकिस्तान है, आपकी आटा और दुकानदारी पाकिस्तान बैशिंग है। आप क्या दबा के रखो, उनके बूट के नीचे रखो, उनको मारो, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे वो पीओजेके हो। इनका सिर्फ एक ही मकसद है, इन्होंने ये बहुत बड़ी गलती जो है ईस्ट पाकिस्तान में की थी, जिससे उनको अपने देश के टुकड़े हुए। और जिस तरीके से ये आगे बढ़ रहे, एक टुकड़ा हुआ था, अब कई टुकड़े होंगे इनके। तो इनको इस चीज का अंदाजा नहीं है। और ये साजिद साहब जब आते हैं यहाँ पे हंसते रहते हैं। अच्छा सर, एक सेकंड संजाद, आप कह रहे हैं भारत की रोजी रोटी पाकिस्तान से चल रही है। मैं तस्लीमा का रुख करूं, लेकिन मैं जल्दी से दामोदर जी का रुख करना चाह रही हूँ। दामोदर जी, जरा इनको बताइएगा कि आखिर ऐसा क्या पाकिस्तान से मिल गया? पाकिस्तान की आबादी, हिंदुस्तान की आबादी, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था, वहां के अगर खर्चों की बात करें तो वहां के खर्चे, ये आखिर कौन सी रोजी रोटी की बात करें जो हिंदुस्तान को इससे जलन है? ना वो सज्जाद मियां की गलती नहीं है। बेचारे प्रॉब्लम ये है इनकी कि रोजी रोटी, आटा दाल, इसी पे तो लड़ रहे हैं लोग। इनके पास वो भी नहीं है, मजबूरी ये, उसके लिए आईएमएफ पे जाके कटोरा लेके खड़े हो जाते हैं आईएमएफ में जाके। तो आपको इनको पता नहीं कि पूरे वर्ल्ड की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है हम। आप जैसे मुल्कों का जितना सुनिए, हमारे मुंबई का जितना बजट है, मुंबई महानगर पालिका का, उतना केवल आपके पाकिस्तान का बजट है। आप समझने की कोशिश करिएगा। अरे आटा दाल सब्जी से आगे बढ़ो मियाँ, और भी टेक्नोलॉजी पे बात करते हैं। एआई आ गया और स्पेस टेक्नोलॉजी पे बात करते हैं। हमारे यहाँ प्राइवेट कंपनियां स्पेस पे रॉकेट भेज रही हैं, दुनिया की सबसे
तीसरी या चौथी कंपनी है जो दुनिया में प्राइवेट रॉकेट भेज रही है। सुनते जाइए, कहाँ बातें करते हैं। आपके लिए एआई का मतलब पता है क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ मैं हर बार बोलता हूँ, आतंकवादी इन्फिल्ट्रेशन। सुनते जाइए मियाँ सज्जाद मियाँ, बहुत हार्ड फैक्ट है। एआई जैसी चीज भी आप लोगों के लिए नामुमकिन है, तो इंडिया परेगी चीज है। आप सुनते तो जाइए। एआई का मतलब है सिर्फ आतंकवादी इन्फिल्ट्रेशन। अभी सीखिए, कुछ बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, मजहबी तकरीरों से बाहर आइए, और ये जितने भी लश्कर तोयबा के, ठीक है, वो सुनेंगे नहीं। दामोदर जी ने आपको एक तरह से हकीकत दिखाई। लेकिन अच्छा, मुझे एक बात बताइए यहाँ पे सज्जाद, आप कह रहे हैं अमेरिका इंडिया, चलो ठीक है, आपने अमेरिका और इंडिया का कंपैरिजन कर रहे हैं। आप अपना और इंडिया का कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं? आप कह रहे हैं आतंकवादी और इंडिया, यानी कि आप पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन कर रहे हैं। आखिर उनका कंपैरिजन तो दूर दूर तक नहीं है। इन सबसे अलग मैं पीओके की एक बार बात करना चाहती हूँ। आप अगर इस रूप में बड़े विकास की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात करें, अभी इलेक्शंस हुए ना, वहां पे क्या हुआ? इलेक्शंस में आधे से ज्यादा पोलिंग बूथ खाली थे। आपके यहाँ फर्जी वोटिंग होती हुई नजर आई। आखिर क्यों जनता को झूठे सब्जबाग दिखा रहे हैं? जम्मू कश्मीर की असली हकीकत देख के वो सड़कों पर उतर आई कि भाई हमारी सरकार ने हमें क्या दिया है। भीमबर के इंतखाबात का टर्नआउट था 49%, मीरपुर का था 58%, कुल मिलाकर यह बनता है 55% टर्नआउट, जो कि माजी के इलेक्शन से 3% ज्यादा, और खवातीन का 7% टर्नआउट माजी के इंतखाबात से ज्यादा था। ठीक है, भीमबर, कोटली और मीरपुर। आप सुन रहे हैं ना, बर्दाश्त करें ना, बर्दाश्त करें। बताइए तो जवाब। ये तो मैंने आपको रिजल्ट बता दिया। अब होने जा रहे हैं मुजफ्फराबाद के इंतखाबात। मुजफ्फराबाद के इंतखाबात कल होने जा रहे हैं। 5 घंटे की मैं ट्रांसमिशन करूंगा, और एक एक हल्के से जहां इंतखाबात होंगे आपको भी वो वीडियोस में भेजूंगा। और ये जो द्रामुंदर साहब हैं, हर प्रोग्राम में एआई मुजफ्फराबाद का 10 अगस्त को जा रहा है। इनको ये भी नहीं पता 3 डिवीजन में आप लोगों ने वोटिंग करी है, डिवाइड के 3 डिवीजन में करेंगे। मीरपुर का कंप्लीट किया, 80% खून से लहूलुहान किया, 80% खून का इनोसेंटों से लहूलुहान किया। और क्या बकवास कर रहे हैं यहाँ पर? अभी आपको पहले डाटा अपना अच्छे से तो देखो, फिर बैठो। ऐसे के दलाल क्या कहना चाहते थे आप इंडिया को कि इंडिया की रोटी पाकिस्तान से सीख रही है? पाकिस्तान टेरर इंडस्ट्री है कि इंडिया उसको खत्म करना चाहता है। इंडिया पाकिस्तान की टेरर इंडस्ट्री को खत्म करना चाहता है। उसी को आप रोटियां सीखने क्या रहे हो? उसी को टेरर फ्री करेंगे, वर्ल्ड वाइड हम टेरर फ्री करेंगे। पाकिस्तान की टेरर इंडस्ट्री को इस वर्ल्ड में जगह नहीं होगी। इस वर्ल्ड में पाकिस्तान की टेरर इंडस्ट्री को हम जगह नहीं देंगे। हम ह्यूमैनिटी के साथ है, हम स्टैंड है ह्यूमैनिटी के साथ, हम नॉन वायलेंस के साथ है, हम पीस के साथ है। आप मुकाबला नहीं कर सकते हो यहाँ, आप मुकाबला नहीं कर सकते हो। 10 तारीख को देखा जाएगा वहाँ मुजफ्फराबाद की वोटिंग। मुजफ्फराबाद को आप खून से लहूलुहान नहीं कर सकते, जैसे रावलाकोट को किया, जैसे मीरपुर को किया। पाकिस्तान है, आप पाकिस्तान नहीं। आज से नाम कंट्री का बदल देना। पाक कहने के लायक हो ही नहीं आप। आपके दिलों में शैतान बसता है, शैतान, अल्लाह नहीं बसता है। मजहब के नाम पर अपना रोटियां सीखते हो, मजहब के नाम पे अपना रोटियां सीखते हो। पाकिस्तान के दलाल और यहाँ बैठे चैनल पर डिस्कशन करने के लिए पहले उन लाशों का जवाब दो, उन जेनोसाइड का हिसाब दलाल नहीं हूँ। इतनी नफरत सज्जाद, इतनी नफरत इंसानियत से इतनी नफरत। मैं तो ये नहीं समझ पा रही हूँ कि आखिर आप किसको दलाल और किसके लिए, अगर वो भारतवासी हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि आप सभी भारतवासियों से इतनी नफरत करते हैं। अगर वो उस बात की यहाँ पे वकालत कर रही हैं, अगर वो आपको आईना दिखा दे रही है जम्मू कश्मीर में क्या किस रूप से डेवलपमेंट हुआ, और यही तस्वीर देखकर पीओके की आवाम अगर अपनी सरकार से चीजों की मांग करिए जायज, तो आपको वो दलाल और आपको उनसे इतनी आपत्ति होने लगी। मैं तो यही नहीं समझ पा रही हूँ। और वो यही तकलीफ का ही नतीजा है कि जम्मू कश्मीर में भी अब टारगेट किलिंग की शुरुआत करना चाहते हैं। लेकिन याद रखिएगा, हर बार मौजूदा वक्त में कहा जाता है नया हिंदुस्तान, और आप चिंता मत कीजिए, जो नए हिंदुस्तान में आबो हवा बिगाड़ने की कोशिश करेगा ना, उसका क्या हश्र होगा, बिल्कुल यही हश्र होने वाला है आपका। आप मेरी बात बिल्कुल समझ गए, बात बिल्कुल सही जाकर लगी है। चाहे बात सिरोही जी की हो, दामोदर जी की, या फिर यहाँ पर तस्लीमा जी की, बात बिल्कुल सही जाकर लगी है। संभालिएगा जरा, आप अपने ब्रॉडकास्ट में उसको मेंशन कीजिएगा। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार।
इंडिया डेली 24/7, हर दिन राष्ट्र को समर्पित।